हमने अभी तक ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा कि फाइनल ऑडिट फाइनलाइजेशन का जो क्वेश्चन है, रिपोर्ट इम्प्लीकेशन, उसको आंसर करने का तरीका क्या है। और इसके अलावा हमने कल परसों वाली क्लास में पढ़ा था कुछ इश्यूज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन की ऑडिट मैटर, फिर 700 सीरीज़, फिर 701, 705, 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ। फिर कल हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंस के बारे में थोड़ा सा, और उसके अंदर भी हमने 500 वाला ऑडिट एविडेंस, सैम्पलिंग की थोड़ी सी बात की थी, मटेरियलिटी की बात की थी, गोइंग कंसर्न की बात की थी थोड़ी सी। और अब हम उससे रिलेटेड, चूँकि हम काफ़ी टॉपिक्स हमें पहले रिवाइज़ करने पड़ने थे साथ साथ, तो हो सकता है कि पहला पास पेपर आज हमारा ख़त्म हो जाए, तो फिर हमारी स्पीड तेज़ हो जाएगी और काफ़ी टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आज के जो है ना, पहले अगर हम देखें तो टॉपिक्स जो है ना वो है, एक हमने पढ़ना है 38 में, वो IS 38 में इंटेंजिबल में डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करता है। ये आपके पेपर में आया हुआ है, इसमें स्प्रिंग 22 में। इससे रिलेटेड प्रोसीजर उसने बुक में भी दिया हुआ है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। मैं अभी आगे जाकर बताता हूँ आपको। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, ये हम अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा। और फिर उसके साथ हमने पढ़ा था, पहले पढ़ लिया था, अब हम आज पढ़ेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर कैश एंड बैंक के बारे में, कि वो कैसे होते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और BRS के ऊपर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हमने। और इसके अलावा लास्ट पे चलें तो रिस्क असेसमेंट पे भी बात होगी थोड़ी सी। उसके क्वेश्चन अब हम जब पास्ट पेपर करेंगे तो रोज़ एक रिस्क का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले कल हमने क्या क्या पढ़ा था मिस, 500 IS 500 यानी ऑडिट एविडेंस के बारे में, और 570 गोइंग कंसर्न के बारे में, और मटेरियलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही टॉपिक्स थे 3-4। अच्छा, असर्शंस का बताया था वो इधर ही आ जाता सारा। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर में है, पास्ट पेपर में क्वेश्चन था कौन सा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन 8A में देखा है, उसने कहा है कि फैक्टर्स विच में असिस्ट द ऑडिटर इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो कौन से फैक्टर्स हैं, हमने बताया था ऑडिट एविडेंस रिलायबल होता है और सफिशेंट होता है। तो रिलायबिलिटी में ये फैक्टर देखते हैं कि वो आपने आउटसाइड सोर्सेज एंटिटी से लिया है या इनसाइड लिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपीज़ हैं, डायरेक्टली आपने कंफर्म किया है या आपको कंफर्म करके दिया गया है। तो ये 3-4 बातें उसने बताई हुई हैं। ये आप बिल्कुल सिंपल, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और बुक में गिवन है, और सीधे सीधे 5 मार्क्स हैं इसके। ये हमने कल डिस्कस किया था, तो मैं आप लोगों को सिर्फ कहते हो तो पेज नंबर मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो कल वाला टॉपिक है। तो ये आपके ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में होगा, IS 500, उसके अंदर उसने जहाँ पे सफिशिएंट और रिलायबल को डिफाइन करना, वहाँ पे रिलायबल के बारे में उसने 5 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। साथ ही स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वहाँ पे दिए हुए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। इसमें तो मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ा हो तो आप 5 और 4 9 नंबर डायरेक्ट ले सकते हो। State any 5 matters that you need to be considered by engagement quality control partner while performing objective evaluation of audit of listed company। ये भी आप देखो तो प्लानिंग वाला चैप्टर है, उसमें ISA 220 है, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। हमने कल पढ़ा था कि एक होता है एंगेजमेंट पार्टनर और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है और सारा ऑडिट परफॉर्म करता है अपने ऑडिट टीम के साथ, और क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर वो होता है जो उस फाइनेंशियल्स को, ऑडिट रिपोर्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट रिव्यू भी करता है, आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी चेक करता है कि इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट्स तो नहीं है, अगर थ्रेट्स हैं तो सेफगार्ड्स क्या अप्लाई करने हैं, और आपको मजीद कुछ बातें भी बताता है। उसमें से क्या बात थी मिस, 2-3-4 बातें हमने की थी। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताता है आपको ये बताता है कि आपकी ऑडिट टीम कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है तो उसके बारे में आपकी ओपिनियन ठीक है कि नहीं ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर भी सकते हैं कि नहीं, वो आपको साथ में गाइड करता रहता है हर मामले में।
तो ये बातें भी उसने क्वेश्चन में बुक के अंदर लिखी हुई हैं, उसके अंदर ना स्ट्रेट 5 फैक्टर्स हैं जो उसने लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो ये नॉलेज बेस्ड पेपर था, ये क्वेश्चन सिंपल नॉलेज बेस्ड था, लेकिन इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। अच्छा, आगे हमने क्वेश्चन 8 भी कर लिया है, क्वेश्चन 9 भी कर लिया है गैस, नहीं 9 में से सिर्फ 9 नहीं किया अभी। अच्छा 9 वाले में बताओ, 9 वाले में क्वेश्चन में क्या था जी, क्वालिटी फूड हैज़ बीन फेसिंग लिक्विडिटी इशूज, हमने कल गोइंग कंसर्न किया 580, वहाँ से लिया हुआ है इसने क्वेश्चन। क्वालिटी फूड लिमिटेड हैज़ बीन फेसिंग लिक्विडिटी इशूज एंड इट इज हैवीली रिलायंट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट विच वाज ड्यू फॉर रिन्यूअल ऑन 15 फरवरी 2022, मतलब ईयर एंड के 1.5 मंथ बाद वो आपको ओवरड्राफ्ट मिलना है या नहीं मिलना, या रिन्यू होगा या नहीं होगा, ये बात पता चलेगी आपको। मैनेजमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट नेगोशिएशंस with the bank are underway and it is expected that bank overdraft limit will be renewed in next few days। ये क्वेश्चन है जी 9A, इसको हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग 2022 का। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स उसने बताए हों कि इवेंट्स दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट और मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं है, लेकिन एक फैक्टर तो हमें पता है ना, जब भी लिक्विडिटी इशू होता है तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है, तो हमें क्लिक कर जाएगा। लेकिन हमने इसको आंसर कैसे करना है, क्या आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, हम सिर्फ ये लिखेंगे कि जनाब लिक्विडिटी इश्यूज हैं इसीलिए ये सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है, ये एक सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करने वाला इवेंट है जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है, तो हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि गोइंग कंसर्न जो है उसको डिस्क्लोज करें, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट हैं ये पूछ लें, नहीं तो मॉडिफाई कर दें। भाई इतनी सी बात लिखेंगे, सिचुएशन के हिसाब से बात लिखेंगे थोड़ी सी मिला के। कैसे लिखेंगे, वो कहता है कि आपने, ये हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिन्यूअल ऑफ दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिलेड, हो सकता है ना, पॉसिबल है, लिक्विडिटी इश्यूज आगे चल रहे हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मिले ना, तो आप क्या करोगे, आपके लिए मसला हो जाएगा। आपको अगर किसी और पर्सन की, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस हो और मजीद कैपिटल इंजेक्ट नहीं करना तो आपकी कंपनी डूबने का खतरा है, तो आप क्या कहोगे, आप आंसर करोगे। देखो 9A के क्वेश्चन के आंसर में आए, आंसर में वो क्या कहता है, द डिले इन द रिन्यूअल एंड लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रेजेस मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न। देखो ये वर्ड्स लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हमने क्या कहा, सिग्निफिकेंट डाउट कौन सा इवेंट क्रिएट कर रहा है, लिक्विडिटी इशू, तो ओवरड्राफ्ट तो मिल जाना है ईयर एंड के बाद, तो हमने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ना मिले। क्वेश्चन में बताया उसने कोई नहीं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करना है, गोइंग कंसर्न से लिंक करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रिन्यू ना हो, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करे कंपनी को और उसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये सब डायमेंशंस क्लूज आपने खुद बनाने माइंड में। और अगर रिन्यू ना हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए, तो फिर 2-3 सिचुएशंस है ना, या तो आप गोइंग कंसर्न हो या नहीं हो। अगर आप गोइंग कंसर्न हो तो फिर आगे चलते हैं, फिर हम मैनेजमेंट से क्या कहेंगे, आप अपनी असेसमेंट परफॉर्म करें, इस मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और क्या कहेंगे, कंफर्म नहीं है आपको, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर सारी चीज़ें आपको खुद कंफर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि देखो वो सब पॉसिबिलिटीज, देखो 3-4 डायमेंशन, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है नहीं है, अगर है तो फिर आगे चलें, नहीं है तो फिर आगे चलें, वो सारी चीज़ें एग्जामिनर ने ओपन एंडेड रखी है, आपने खुद बतानी है उसको। तो सर यहाँ पे हमें मतलब श्योर नहीं है कि अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें मिल जाती है तो अगले बार मिल भी सकती है, लेकिन उसने 7 नंबर रखे किसके हैं, उसने 7 नंबर रखे इसके हैं कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओ, कि आप इस चीज़ को चैलेंज कर पाओ कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो फिर तो क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, है ना। तो उसने ओपन एंडेड बात रखी, और वो क्वेश्चन में ओपन एंडेड ही बात रखता है, आपको खुद ही टॉपिक को क्लिक करना है, टॉपिक के अंदर क्या क्या मौजूद है वो सब अपने क्वेश्चन के साथ लिंक करना है। ये बात है जो ऑडिट में वो आपसे चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि आपको पता हो कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन रिन्यूअल ऑफ ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट, और आपको ये भी पता हो कि हो सकता है कि इससे मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए, और हो सकता है कि अगर
चलो ये नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है कि जनाब इसके बाद भी एंटिटी गोइंग कंसर्न रहे, अगर गोइंग कंसर्न रहे तो फिर क्या होगा, फिर आपने उसको डिस्क्लोज करना। ये बात बड़ी ट्री बना के हमने कल डिस्कस की थी कि अगर गोइंग कंसर्न है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, फिर आपने उस बात को डिस्क्लोज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डिस्क्लोजर बना के बताना है। और साथ क्या बताना है, साथ आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा भी ऐड करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, ये भी बात लिखनी है। और अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं है आपकी मटेरियल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर नहीं बन सकती, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, तो फिर क्या करना है, तो फिर मैनेजमेंट को कहना है कि आपने इसको गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाना, ठीक है। सारी बात थ्योरेटिकली लिखी हुई है आपके स्टैंडर्ड के अंदर। अच्छा, फिर ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, वो कहता है कि जनाब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी को चेक कैसे करेंगे। देखो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, आओ दोबारा देखते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, डिस्कस फ्रॉम एन ऑडिट परस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इम्पैक्ट क्या है, उसने ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं पूछा, उसने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट पूछा है। तो हमने सिर्फ यहाँ तक बता दिया कि उस बात को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर देना है। हमने ये बात ऑडिट रिपोर्ट का नहीं पूछा, तो ये नहीं बताना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा भी ऐड करना। अगर वो कहता तो हम ये भी बात लिख देते बीच में, ठीक है। उसने कहा कि ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे। भाई ऑडिट प्रोसीजर किससे रिलेटेड है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन से रिलेटेड। और गोइंग कंसर्न में क्या होता है, जब इफेक्ट होता है किस वजह से होता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी से। और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वो चेक कैसे किया जाता है। हमने कल प्रोसीजर पढ़े थे, याद होगा मिस आपको, हमने कल प्रोसीजर्स पढ़े थे कि अगर आपको लगता है कि जनाब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी इश्यूज़, जैसे कि आपको पता है कि जनाब आपने बैंक से लोन लिया हुआ आप नहीं पे कर पाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि जनाब आपकी सेल्स इतनी गिर गई हैं कि फ्यूचर में आपको कस्टमर ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आपको ये पता है कि जनाब आपके लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं, आपको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलनी, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट से एड भी नहीं मिलनी, आपकी कंपनी डूबने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये सारे इवेंट्स हैं। तो फिर हम मैनेजमेंट से पूछते हैं जनाब आपका इसको एड्रेस करने का क्या प्लान है। वो कहते हैं हमारे पास प्लान है, हमने कुछ प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं, हमें फलां बंदों से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, हमारी सेल्स के कुछ कस्टमर ऑर्डर हैं जो आ चुके हैं और इंशाल्लाह हमें सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको बताते हैं। फिर आप जाके मटेरियल अनसर्टेनिटी को देखते हो कि या वो अब इनके ये सारे प्लान्स या इन्होंने जो एक्शंस बताए हैं इसके बाद मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वो कैसे चेक करते हो, ये वो ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रहा है वो, सही है। तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या अप्लाई करेंगे, वो भी बुक में लिखे हुए हैं, बुक में लिखे हुए हैं, सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं, सिर्फ रिलेट करना है। वो क्या कह रहा है, वो 5 स्टेप्स उसने बताए हुए हैं आंसर में। वो कहता है कि आप जो ऐसे करो, बैंक के साथ जो आपकी बातचीत चल रही है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस वो चेक करो कि क्या चल रही है मैनेजमेंट के साथ। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स भी चेक करो कि जनाब ईयर एंड के बाद जो है, या ईयर एंड के बाद जो मीटिंग हुई है, होता है ऐसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ईयर एंड क्लोज होता है, फिर ऑडिट होता है, फिर ऑडिट के बाद जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसमें जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होती हैं। तो वो कह रहा है कि देखो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है उसके जो मिनट्स हैं उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात लिखी है कि जनाब हमारे लिक्विडिटी इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है हमें फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, या उनके जो प्लान्स हैं उनको देख कर आपको लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी, वो बात चेक करो, ये आपका एक प्रोसीजर होगा। आप कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करो बैंक के साथ, ये आपका प्रोसीजर होगा। आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो कि अभी करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, 15 फरवरी हो गई है, नॉर्मली ऑडिट होता है ईयर एंड के तकरीबन 10-15 दिन बाद क्लोजिंग करने के बाद, और 1 महीना चलता है कम से कम। तो 15 फरवरी तक तो हम ऑडिट टीम बैठी होगी और अभी हम फाइनल कर रहे होंगे, तो हम 15 फरवरी को पूछ लेंगे जनाब स्टेटस क्या है अभी तक मैनेजमेंट से, ओवरड्राफ्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर नहीं मिला तो फिर हम मटेरियल अनसर्टेनिटी को देखेंगे कि हाँ एग्जिस्ट कर रही है, और फिर वो सारी बातें जो ऊपर पैरा आपने लिखा हुआ है इस आंसर में वो देखेंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है ना, ये अभी ऑडिट करने के दौरान है। ये जो ऊपर वाली बात है इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जब आपको पता चल जाए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है तब की बात है ये, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, हम मैनेजमेंट के वो जो डिस्क्लोजर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाले हैं, हमने उनसे पूछा था कि आप जो है वो डिस्क्लोजर डालें मटेरियल अनसर्टेनिटी का, और बाकी सारे डिस्क्लोजर हम वो भी चेक करेंगे मैनेजमेंट के, और मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपका कोई प्लान है इन चीज़ों को एड्रेस करने का। हम कहते हैं हाँ हमने कैश फ्लो बजट बनाया हुआ अपना, हम देखेंगे इफ कि मैनेजमेंट की अजम्पशंस रीज़नेबल हैं कि नहीं है। वो जो एज्यूम कर रहे हैं कि हमें फ़लाँ ऑर्डर्स मिल जाएंगे ईयर एंड के बाद,
तो हम जो उन कस्टमर से कंफर्म कर लेंगे कि जनाब आपने वाकई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, या अगर आप प्लेस कर दिया है तो सेल बुक कर ली हुई है, बैंकों से पैसे बैंकों में आपके रिसीव हो चुके हैं कुछ ऑर्डर्स के पैसे, ठीक है, आपकी कस्टमर से क्या कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं बीच में ना, बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो आपने उन्हीं प्रोसीजर्स को जस्ट अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा एलिमेंट डाल के ऐड कर देना बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमें वैसे हम पढ़ेंगे तो शायद हमें मुश्किल लगेगी, अब हम आंसर करने बैठेंगे हम 2-3 लाइनें लिखेंगे बस यही आंसर है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को घर पे लिख के सॉल्व करो, स्टैंडर्ड पढ़ के लिख के सॉल्व करें। और उसके बाद अभी इसका एग्जामिनर कमेंट नहीं आया बेसिकली, तो मैं आपको दिखाता इसका एग्जामिनर कमेंट कि उसने क्या पूछना चाह रहा था, वो आपको बताता है कि आप लोगों ने क्या गलती किया, ठीक है। अगर जिससे पिछला वाला पेपर हम करेंगे तो एग्जामिनर कमेंट भी आपको साथ पढ़ाएंगे। अच्छा आगे चलें जी। आगे हमने यही मेरे ख्याल से डिस्कस किया था मिस हमने, है ना, इस रिलेटेड। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, पार्टी कौन सा, हाँ जी वही करने लगा, उससे पहले मैं आपको बताने लगा ना कि क्या पढ़ेंगे हम। अच्छा हम कोशिश करेंगे इस पास्ट पेपर को मैक्सिमम कर लें। अच्छा अब देखो आप लोगों ने इंटेंजिबल एसेट में पढ़ा है, एक होता है रिसर्च फेज। मैंने आप लोगों को एक वो हैंड आउट दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स की समरी वाला ना, ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है, अगर आप मेरे पास नहीं है तो आप अपने कोलीग से कहना वो आपको ना दोबारा शेयर कर दे। उसमें समरी बना के स्टैंडर्ड की लिखी हुई है, वो उतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने इंटेंजिबल एसेट में पढ़ा है कि एक होता है रिसर्च फेज और एक होता है डेवलपमेंट फेज, ऐसे ही है। तो रिसर्च फेज वाली चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंस आउट करते हैं और डेवलपमेंट फेज वाली कैपिटलाइज करते हैं, इसको एसेट बना लेते हैं, ठीक है, इसको इंटेंजिबल एसेट बना लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कब बनानी है इंटेंजिबल एसेट। आपको बताता चलूँ कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर में उसने आपके डेवलपमेंट कॉस्ट से रिलेटेड भी प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, तो वो आप लोगों को याद होने चाहिए। जो प्रोसीजर उसने नाम लेके बुक में लिखे हैं ना, जो हेड्स, वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। उसी में से इसने ये अभी पास्ट पेपर, क्योंकि मैं आपको जस्ट रेफरेंस देने लगा हूँ, पास्ट पेपर में उसने डेवलपमेंट कॉस्ट के ही प्रोसीजर पूछे हैं, स्ट्रेट चीज़ें हैं। अच्छा वो कहता है कब आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। वो कहता है 5 कंडीशन है, कौन सी, आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है उस एसेट को कंप्लीट करने के लिए, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या मार्केट में ऐसी कंडीशन है कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट है। ये नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट बीच में छोड़ा हुआ है और आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करी जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये भी अकाउंटिंग की बातें चल रही हैं, ठीक है। फिर वो कहता है आपका एबिलिटी है, आप में इतनी ताकत है टू यूज और सेल एसेट। एबिलिटी कब होती है, और यूज और सेल जब मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। आप बेच ही नहीं सकते उस चीज़ को, तो आप अपने बेशक 10 लाख का एसेट बना लो, उसको बेचना ज़रूरी है, मार्केट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है उसकी। और उसके बाद आपके पास टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप इस एसेट की डेवलपमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। वो कहता है लास्ट पे कंडीशन है कि आपके पास क्या आपको उस एसेट से प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल पाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये 5 कंडीशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब वो ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा ना अभी आपसे। चलो अब क्वेश्चन पे भी आते हैं थोड़ा सा ना, साथ ही क्वेश्चन पकड़ते हैं इसका जो इसने स्प्रिंग 2022 में पढ़ा। उसने देखो उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन 9B है, ठीक है। उसमें वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर डेल्टा लिमिटेड हैज़ रिकग्नाइज्ड एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ 55 मिलियन। आपने इंटेंजिबल एसेट बना चुके हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच DL एक्सपेक्ट्स टू मार्केट इन फ्यूचर। कल को हम उसको मार्केट में लेके आएंगे, हमारी इंटेंशन है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, हमारे माइंड में कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है, जो अकाउंटिंग वाली डेवलपमेंट किसने बताया था। मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय DL इंडिकेटेड अ प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर सच सॉफ्टवेयर। तो डिमांड भी है, सारी कुछ ना कुछ बातें पूरी होती नजर आ रही हैं पहले पैराग्राफ में। लेकिन फिर क्या हुआ, इन नवंबर 2021 वन ऑफ द DL's कंपेटिटर सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ सिमिलर सॉफ्टवेयर। कंपेटिटर मार्केट में आया और विद द हेल्प ऑफ हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसने की और बहुत सारा मार्केट शेयर वो आपका ले गया। हो सकता है 80 to 90% मार्केट शेयर उसने उस प्रोडक्ट का आपके लॉन्च करने से पहले ही उठा लिया। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये चीज़ इफेक्ट हो गई,
ये चीज़ इफेक्ट हो गई, तो अब आंसर कैसे करें? अब आंसर बताओ। देखो मैंने एक हिंट दे दिए दो आपको, अब आंसर बताओ। हैं जी, फिर क्या करें? इसको दोबारा डीरेकग्नाइज कर दें। इसको उसने देखा ना इंटेंजिबल एसेट के तौर पे 55 मिलियन को रेकग्नाइज किया हुआ है, इसको एक्सपेंस आउट कर दें या इसको डीरेकग्नाइज कर दें, तो लिखेंगे कैसे? बात को लिखेंगे कैसे? हाँ जी, हम उनको पहले बताएंगे कि जनाब हमें पता है, हमने IAS 38 पढ़ा हुआ है, हमने बताया, उनको बताते हैं कि एंटिटी की जो है ना एबिलिटी नहीं है कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट से जनरेट कर पाए, और इसकी मार्केट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, कंपेटिटर आ गया है। क्वेश्चन में जो बात लिखी है उससे रिलेट करना है कि हमें पता है कि एक कंपेटिटर आ गया और उसने सारा मार्केट शेयर घेर लिया है, तो इसका मतलब है कि आप इसको यूज़ और सेल भी नहीं कर पाओगे, मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। तो ये दोनों बातों से लिंक करने के बाद आप उसको ये कहोगे कि जनाब it appears that criteria for capitalization of development cost contained in IAS 31 might not be met। आप आंसर देख रहे हैं मेरे साथ, और लाइन भी मिल गया जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये बात आप रिलेट करके लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, पॉइंटेड बात। और वो कहता है therefore BL might have to either de-recognize the asset। तो यहाँ पे देखो उसने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन 9 के अंदर, क्वेश्चन 9 में क्या पूछा, रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बताना है और ऑडिट प्रोसीजर बताना है। अगर वो रिपोर्ट पे इम्पैक्ट पूछता ना तो मैं ये भी बताता कि जनाब ये चीज़ बड़ी मटीरियल है, इससे ये असर्शन इफेक्ट हो जाएगी, और इसकी अगर ना डिसएग्रीमेंट हुआ तो हम जो है वो मटीरियल में स्टेटमेंट की वजह से रिवर्स क्वालिफाइड। हम ये सारी बातें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसने इम्पैक्ट पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे नहीं पूछा। सही है, तो फिर आगे हमने उसने कहा कि जनाब लग रहा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो इंटेंजिबल एसेट को हमें डी रेकग्नाइज कर देना चाहिए या एटलीस्ट हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट हो गया, और किस वजह से हो गया वो भी हमने लिंक कर दिया। अब ऑडिट प्रोसीजर्स भी इन 3-4 ये जो 5 कंडीशन है इससे रिलेटेड ही लगाने हैं। बताओ इससे रिलेटेड क्या होगा? आपके पास एक प्रोजेक्ट है ना, क्या कहोगे? मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे ना, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि जनाब आप बताएं आपके पास जो प्रोजेक्ट है क्या वो टेक्निकली फिजिबल है? आप डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ जाके, इनक्वायर्ड। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर इनक्वायर्ड विद द मैनेजमेंट कि ईदर दिस एसेट इज टेक्निकली फिजिबल टू बी कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, देखो एक बात को हमने प्रोसीजर बना दिया। आगे आगे चलें जी, वो कहता है आगे हम रिव्यू द प्रोजेक्शंस रिलेटेड टू, हाँ प्रोजेक्शंस रिलेटेड टू द कैश फ्लो फॉरकास्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिससे हमें पता चले कि डू वी हैव द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट दैट एसेट। ऐसे ही है, वो कैश फ्लो बजट आप उनसे पूछें या आप उनसे उनके अजम्पशंस पूछें। देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंटली आपको ना एस्टिमेट्स पे बेस होती हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट है, कैपिटलाइज कर लिया आपने, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, इसमें भी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या चीज़ है? आपने उसको कैपिटलाइज करना है तो एक एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा कि यार ये सारी चीज़ें चेक करो, क्योंकि ये अकाउंटेंट्स का काम थोड़ी है। तो जहाँ भी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पे आपको अजम्पशंस यूज़ करनी पड़ती है। एक्सपर्ट अजम्पशंस यूज़ करता है कि जनाब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टेक्निकली फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप प्रोसीजर ऐड कर सकते हो कि जनाब जिस एक्सपर्ट से आप ये चेक कर आ रहे हैं ना, वी विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, वी विल एनालाइज एंड obtain and we will get understanding of the reasonable of the assumptions used by the expert। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन में नहीं लिखा लेकिन बता रहा हूँ। रिवाइज्ड प्रोजेक्शंस, रिव्यू द प्रोजेक्शंस एंड फॉरकास्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज एंड जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमी। देखो प्रोसीजर वैसे याद करोगे मुश्किल लगेगा, ये देखो कंडीशंस इससे लिंक कर लो जो अकाउंटिंग में लिखी हुई हैं। आगे हम कंपनी से पूछेंगे कि जनाब किधर गया एबिलिटी टू यूज और सेल द एसेट। आप जाके मैनेजमेंट से पूछो, मार्केटिंग वालों से, कि मार्केटिंग प्लान क्या है आपका इस एसेट के बारे में, क्या इसकी मार्केट एग्जिस्ट कर रही है, इसको इंक्वायर करो, इस चीज़ को पूरा करो।
एक्सपेंस आउट कर दें। गोइंग कंसर्न देखो कितना है जी प्रॉफिट? तो कितने परसेंट बनता है? ऑलमोस्ट 20% है ना, 20-25%, 22% बनता है। एक छोटी सी बात लिख सकते हो आप ये वाली, अगर आप ऐड करना चाहते हो कि ये एक मटेरियल बात है और इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये एसेट स्टिल कोई एसेट बेच देने से ना पैसे ही मिलने हैं। इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज किया, डी रिकग्नाइज करने से कोई पैसा आउटफ्लो होगा? देखो उस वक्त पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट कॉस्ट के जितने खर्चे हैं उस पर लॉस बुक कर लिया आपने, इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, फिर क्या होगा? गोइंग कंसर्न तो थोड़ी रिमोट बात है ना, जब पैसों का मसला आता है ना फिर गोइंग कंसर्न पे हमारे कान खड़े होने चाहिए। ठीक है, 3-4 सालों से ये मसला आ रहा है, हमारे एसेट्स इतनी सारे एसेट्स हैं जो सारे के सारे पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की बातें कुछ बीच में दी होंगी। देखो क्वेश्चन से हट के कभी ना सोचो जब तक क्वेश्चन के अंदर बातें मौजूद है। ऑडिट पास करने का बड़ा अच्छा तरीका है, दूर से ना सोचें, जहाँ पे बात दी हुई है वहाँ पे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें स्ट्रेट पता है डेवलपमेंट कॉस्ट की 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन टू कंप्लीट कैसे चेक करते हो? क्या कोई डॉक्यूमेंट चेक करोगे? वी विल इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, डू यू हैव इंटेंशन टू कंप्लीट? इफ यू हैव इंटेंशन टू कंप्लीट, गिव अस दैट प्रोजेक्ट फॉरकास्ट, बताओ हमें प्लान्स, बताओ अपने प्रोजेक्ट्स या फॉरकास्ट बताओ, हम उसकी एजम्पशंस की रीजनेबलनेस चेक कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा। सही है, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे इस छोटी सी लेक्चर के बाद, इस छोटे से टॉपिक के बाद। अच्छा हाँ जी, और ये प्रोसीजर्स इसने बुक में भी दिया हुआ है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, बुक में भी दिया हुआ है। हाँ जी, अब देखो ना 2 नंबर तो उसके होंगे जो इम्पैक्ट लिख रहे हो आप फाइनेंस में, 2-3 नंबर, और 3-4 नंबर इसके होंगे, बस इससे ज़्यादा क्या। हाँ जी, ये तो अकाउंटिंग है, इससे रिलेटेड आपने चेक क्या किया वो लिख देना। ठीक है, और ये वर्ड यूज़ कर देना बीच में, तो वो बड़ा अच्छा समझेगा कि जनाब इसको तो पता है बात का, और चेक किस तरह करना है वो भी पता है इसको। अच्छा आगे चलें जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पास्ट पेपर हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बल्कि उससे भी पहले हम कोई आसान बात करते हैं। कैश एंड बैंक के बारे में बात करें। कैश एंड बैंक में ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कैश और एक होता है बैंक। कैश का हम क्या करते हैं, फिजिकल काउंट, और बैंक्स का भी हम क्या करते हैं, एक हम प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम क्या क्या लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, सबसे पहले जाके बैंक बैलेंस वेरीफाई करना होता है ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑडिट एविडेंस जो हम इकट्ठा करते हैं। कभी आपको ये भी लगता है कि जनाब प्रोसीजर ना अप्लाई करें, बताएं कि कौन सा ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे, तो ये देख लो, आप ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट करोगे, जाके बैंक वेरीफाई करना है, बैंक बैलेंसेस कैसे वेरीफाई करोगे, कंपनी से कहोगे जाके हमें बैंक स्टेटमेंट दें, फिर हम उनसे पूछेंगे जनाब BRS दें हमें बताएं कि, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि जनाब BRS में जो बैलेंस आ रहा है एडजस्टेड वो बैंक स्टेटमेंट भी आ रहा है कि नहीं, और रिकनसाइलिंग आइटम्स कौन कौन से हैं जो बैंक BRS में आ रहे हैं, वो अनप्रेजेंटेड चेक्स है ना, रिकनसाइलिंग आइटम्स उनको जाके देखेंगे कि ये सब्सीक्वेंटली क्लियर हो गए हैं कि नहीं। अनप्रेजेंटेड चेक कितनी देर तक अनप्रेजेंटेड रह सकते हैं, मैक्सिमम महीना 2 महीने, और 1 महीना तो हम ऑडिट ही करते रहते हैं बैठ के, तो हम जाके चेक करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट जो साल के बाद अगले महीने किया उसमें ये आइटम्स क्लियर हो गए हैं कि नहीं हो गए, सब्सीक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे, और फिर हम डिस्पैच करेंगे क्या, बैंक कंफर्मेशन। ठीक है, ये बातें, ये काम आप कर रहे होते हैं नॉर्मली, और इस बैंक कंफर्मेशन के अंदर वो आपको बैलेंस कंफर्म करके देते हैं कि ये कंपनी का बैंक का बैलेंस है। अगर कोई कंपनी पे कोई चीज़ प्लेज की गई है या कोई कंटिजेंसीज हैं, सिक्योरिटी है, कोई GDs हैं, गुड्स डिक्लेरेशन, LCs हैं, तो इस तरह की बातें वो बता देते हैं कंपनी आप। ठीक है जी,
बैंक कन्फर्मेशन ऐसा होता है कि हम जाके ना कंपनी को कहते हैं कि जनाब बैंक का बैलेंस आ रहा है, आप अपने लेटर हेड के ऊपर ना वो सारी बात स्टैंडर्ड वर्डिंग के जनाब आप बैंक जो है बैंक को डिस्पैच कर दें लेटर कि ये बैंक का बैलेंस है, डायरेक्टली ऑडिटर को कंफर्म कर दे, वो हमें घर पे फिर डिस्पैच कर देता है हमारे ऑफिस के अंदर कि जनाब बैंक के बैलेंसेस ये हैं, क्योंकि ऑडिट एविडेंस obtained directly by the auditor is more reliable than obtained indirectly through the entity, ये वजह, ठीक है। अच्छा आगे हम आगे चलते हैं जी। वो कहता है जी कि बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक रिकन्सिलिएशन भी ले लेते हैं आपने बैंक रिकन्सिलिएशन ले ली तो उसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए भी चेक कर लें कि सही बनाई है, क्योंकि हमें पता है हम अकाउंटेंट है, हमें बैंक रिकन्सिलिएशन ज़्यादा अच्छी आती है, उसकी रिकैलकुलेशन परफॉर्म कर लें। एक प्रोसीजर हमारा पता होगा आपको ऑडिट प्रोसीजर में। और अब BRS और इस बैंक कंफर्मेशन के लेटर को आपस में कंपेयर कर लो, क्योंकि BRS में हो सकता है आपने बैलेंस बनाया हो 100 रुपये, बैंक वाले के नहीं 90 रुपये बैलेंस है, तो इन दोनों को भी मैच होना चाहिए आपस में, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी मैच होना चाहिए आपस में। ऐसे ही है ना, बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो बैंक ने कहा कि इस डेट पे आपके लेटर के मुताबिक बैलेंस है वो भी मैच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपस में मैच भी कर लो। और इसके अलावा आप अदर एरियाज देख लो, ये जो ये बात करता है सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक कर लो इनकी। और उसके बाद क्या कहता है, ये बातें जो आपके बुक में लिखी हुई हैं मैं जस्ट आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। अच्छा आगे, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक इज नॉट अ रिकंसाइलिंग आइटम। अच्छा चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ आपको बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ें जी स्प्रिंग 2022 का, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ये मैं मिटा दूं, इसको डिस्कस करना है हमने फिजिकल काउंट वाले को। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारा कौन सा जी, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में उसने ना बहुत लंबी सी BRS बना के दी हुई है, उसमें कुछ एडजस्टिंग आइटम्स हैं जो कि अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स भी हैं, और क्या है इंटरेस्ट चार्ज भी है जो बैंक ने किया है, और जी इसके अलावा कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इन कस्टमर हुआ। ये देखो BRS में एडजस्टिंग आइटम क्या है, क्या कभी आपने ये एडजस्टमेंट देखी है BRS के अंदर, कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, लेकिन कैशियर ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये तो एरर है, ये तो गलती है। आप इसको पहले क्या करें, पहले यही तो बात की है पहले प्रोसीजर में हमने कि obtain the BRS and check it for mathematical accuracy and accounting treatment, ठीक की हुई है कि नहीं की हुई, पहला प्रोसीजर BRS का। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, ऑडिट प्रोसीजर्स बैंक रिकंसिलिएशन पे क्या परफॉर्म करने। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर क्या, इनकरेक्ट इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो हम डिस्कस करें, बैंक से रब्ता करें, उनसे कहेंगे अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें दें। obtain interest calculation from the bank, ask the management, inquire the management and match this interest ledger with the confirm as the balance confirmed by the bank, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और क्या करोगे आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू 7,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, हाउएवर रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर indicated an error and HL recorded the correct amount of 5,10,000 in the bank ledger। तो क्या मुराद है, 7,50,000 बैंक ने इनकरेक्ट दिया था लेकिन हमने सही वाला रिकॉर्ड किया। तो हम क्या करेंगे, डिस्कस विद द मैनेजमेंट दैट दिस करेक्शन हैज बीन मेड और नॉट, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर, करेक्शन गलती है तो गलती को कंफर्म कर लो कि अब सही होगी कि नहीं, डिटरमिन कर लो उस बात को। और आओ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में आपको इसमें बताते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या होंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन या कैश एंड बैंक के ऊपर क्या प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। जी मिस 2-3 प्रोसीजर तो मैंने बता दिए। आगे जनरल प्रोसीजर है, देखो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है,
पहले बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कन्फर्म, बीआरएस ऐसे थोड़ी है कि बीआरएस के ऊपर क्या, बीआरएस के 3 हिस्से होते हैं ना, एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, एक आपके अकाउंट्स के कैश बुक का बैलेंस, और दोनों को रिकनसाइल करते हैं। तो पहले वाला सिरा देख लो ना कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट से मैच है कि नहीं, फिर कंफर्मेशन बैंक से मंगवा लो, उससे देखो मैच है कि नहीं वो बैंक का बैलेंस, ठीक है। 2 प्रोसीजर हो गए। तीसरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक कर लो, 3 प्रोसीजर हो गए। लेकिन प्रोसीजर लिखना कैसे है वो भी बड़ा मैटर करता है। अब देखो, ट्रेस द लेजर बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस, जो लेजर में बैलेंस लिखा है वही जाके ट्रायल बैलेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी चेक कर लो। फिर वेरीफाई द इंटरेस्ट वर्किंग प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, ठीक है, ये उसने बात लिखी हुई है। और देखो, चेक वेदर द अमाउंट वाज आल्सो सब्सिक्वेंटली एडजस्टेड बाय द बैंक, ठीक है। आपने कहा कि मेरे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और बैंक के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में क्या है, फर्क है, तो देखो उसने कहा है कि चेक कर लो, डिटरमिन कर लो कि वो गलती ठीक कर ली उन्होंने कि नहीं की, ठीक है, ये भी आपका प्रोसीजर हो जाएगा। फिर कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक इज नॉट रिकनसाइलिंग आइटम, ये बात हम लिखेंगे। और ऑडिट प्रोसीजर में क्या कहेंगे, आस्क वी विल डायरेक्ट द मैनेजमेंट कि जनाब इस चीज़ को आप ठीक कर लें, एरर को, ये भी आपका ऑडिट प्रोसीजर हो जाएगा। और हम सब्सीक्वेंट क्लियरेंस चेक कर लें अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड अनडिपॉजिटेड चेक्स की, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोसीजर हो जाएगा। 5-6 प्रोसीजर तो हो गए। और आगे चलते हैं, आगे वो कहता है कि क्या रिसीट्स के ऊपर जो है, देखो बहुत क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। कैश एंड बैंक के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको बुक में दिया हुआ है इसने, वैसे ही 4-5 उठा के वहाँ से लिख देने, या कुछ सिचुएशन के अंदर से उठा के लिख देने। आगे वो लास्ट में कहता है ब्रीफली डिस्कस वेदर द क्लाइंट्स ईयर एंड बैंक रिकॉन प्रोवाइड एविडेंस अबाउट रिसीट्स एंड पेमेंट्स कट ऑफ। तो बताओ, क्या आपकी बैंक रिकंसिलेशन चेक करने से आपकी कट ऑफ असर्शन वेरीफाई हो जाएगी? नॉर्मली आप कट ऑफ कैश एंड बैंक का कैसे चेक करते हो, जैसे आप सेल का कट ऑफ चेक करते हैं ना, हम ईयर एंड के ऊपर ना लास्ट 5 कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ले लेते हैं, और ईयर एंड के बाद रात 12 बजे के बाद अगला साल स्टार्ट हो गया, उसकी भी 5 रसीदें रिसीट की और पेमेंट की ले लेते हैं, और उसको देख लेते हैं कि सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई हैं, कि आपने सही कट ऑफ लगा दिया कि सारी पेमेंट्स और कैश की जो रिसीट्स हैं वो जो साल से पहले वाली हैं वो पिछले साल में रिकॉर्ड की हैं, अगले वाली अगले साल में रिकॉर्ड की हैं। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप कहोगे कि हाँ मैं चेक कर सकता हूँ इस बीआरएस की बेस पे। मैं मज़ीद क्या ऑब्टेन करूँगा, मैं कंपनी से मज़ीद ऑब्टेन करूँगा 5 पेमेंट रिसीट्स एंड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट वाउचर्स, और उनको वेरीफाई कर लूँगा कि सही पीरियड में है कि नहीं। तो ये 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, हमारा क्या रह गया इस पेपर में, इस पास्ट पेपर में, और क्या रह गया, रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन और रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन। उससे पहले चलो हम ऐसे करते हैं, हम रिलेटेड पार्टी कर लेते हैं, रिलेटेड पार्टी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ रिलेटेड पार्टीज होती कौन कौन सी हैं? कोई मसला नहीं जनाब, अभी हम ना बड़े आराम से रिवीजन कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक रह भी गया तो हम कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, साथ लेके चलेंगे। रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होती हैं? वो कहता है रिलेटेड पार्टी होती है आपके डायरेक्टर्स, ऐसे ही है, आपके की मैनेजमेंट पर्सनल, और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, ऐसे ही है। और कौन होते हैं? कोई और कंपनीज तो नहीं है जिनको ओन करते हैं या कंट्रोल करते हैं डायरेक्टर्स? कोई और कंपनीज तो नहीं है जिनको डायरेक्टर ओन करते हैं, या कोई ऐसी और एसोसिएटेड कंपनीज या सब्सिडरी कंपनीज तो नहीं है सेम ग्रुप के अंदर? ये सारी आपकी क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं। तो रिलेटेड पार्टी के बारे में देखो, एक बात ना रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ बड़े लोगों को नहीं पता, वो ये कि अकाउंटिंग में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हमेशा डिस्क्लोज करना है, ये रिक्वायरमेंट है। हमें ये एतराज़ नहीं है कि आप जो हैं अगर कंपनी में बैठे हुए हैं तो आप किसी को 100 रुपये की चीज़ बाहर बेचते हैं तो आप अपने डायरेक्टर को 50 रुपये की बेच देते हैं, हमें एतराज़ नहीं है।
लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आप पब्लिक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, अगर 50 की बेची है तो क्लियरली फाइनेंशियल्स में लिखो कि इस डायरेक्टर को हमने 50 रुपये की सेल किया है। तो सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है सबसे पहली तो, ठीक है। और क्या बताना है रिलेटेड पार्टी के बारे में, क्या करना है जी, डिस्क्लोजर देना है। और डिस्क्लोजर किस चीज़ का, डिस्क्लोजर में कोई बातें लिखनी है ना, तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना। और डिस्क्लोजर में 2 बातें लिखनी है, अमाउंट क्या थी और जिस बंदे के साथ आपने ऐसी फेवरेबल ट्रांजैक्शन की उसके साथ आपका नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या था। वो आपका डायरेक्टर था, वो आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर था, या वो आपकी सब्सिडरी कंपनी थी या एसोसिएटेड कंपनी थी, क्या था वो, ये बात लिखनी है आपने, डिस्क्लोज करना है लाजमी। और क्या करना है जी, डिस्क्लोज करना क्यों है, वजह, सवाल पूछता हूँ आपसे, क्यों करना है डिस्क्लोज। याद है रिलेटेड पार्टी, मिस की बात से याद है यार, रिस्क बहुत हाई है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले ट्रांजैक्शन को हम एक ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज भी करते हैं। किस पैरा के थ्रू, की ऑडिट मैटर के। तो रिलेटेड पार्टी जब भी आए तो माइंड में की ऑडिट मैटर भी आ जाना चाहिए, लिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे वो कहते हैं क्यों डिस्क्लोज करना है, क्योंकि वो कहता है बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ और नॉर्मली आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते, ठीक है। और अकाउंटिंग सिस्टम भी हो सकता है, ये आपकी बातें लिखी हुई हैं, आपको मैंने जस्ट बता रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर बुक में लिखा हुआ है रिलेटेड पार्टी वाले पैरे के अंदर। अगर आप साथ कंफर्म करते जाओ तो आसानी होगी। क्यों डिस्क्लोज करना है, वो कहते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है रिलेटेड पार्टी के साथ जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, और हो सकता है कि अकाउंटिंग सिस्टम में भी आपने हेर फेर कर दी और वो भी उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। आपने ऐसा था कि आपने रिलेटेड एक अपने डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन की और उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो अकाउंटिंग सिस्टम भी ना पकड़ पाया, एक अकाउंटेंट भी नहीं पकड़ पाएगा उसको जब तक आप उसको क्लियरली अलहदा से नहीं दिखाओगे। बाकी एक्सपेंसेस के साथ उसको क्लब नहीं करना, आपने अलहदा दिखाना है। तो क्यों डिस्क्लोजर जरूरी है रिलेटेड पार्टी का, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत फेवरेबल टर्म्स के ऊपर और वहीं पे फ्रॉड हो, इसलिए हमें करना है उसको डिस्क्लोज। हो सकता है कि आप अगर इस ट्रांजैक्शन को छुपा रहे हो, इसका डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, तो वहीं पे फ्रॉड है, ठीक है। ये वजूहात है कि हम चाहते हैं कि रिलेटेड पार्टी का क्लियरली अलहदा से, बाकी नोट से अलहदा इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड आपने किया हो, आप जानबूझ के बदनीयती की वजह से उसको शो नहीं कराना चाह रहे, ठीक है। आगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फिर क्या परफॉर्म करें। रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई तो कर ली, अब रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के जनाब इसके रिस्क को रिड्यूस कैसे करें या रिस्क के प्रोसीजर्स क्या अप्लाई करें। वो कहता है आप मैनेजमेंट से पूछें कि जनाब कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है और कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, वो कैसे पता चलेंगे। ऑडिट प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। वो कहता है आप सारी की सारी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट ले लें कंपनी से, चाहे किसी के साथ ट्रांजैक्शन आपकी हुई है या नहीं हुई, सारे के सारे डायरेक्टर्स के नाम हमें बताएं, सारे के सारे एसोसिएटेड कंपनी के नाम बताएं, सारी की सारी सब्सिडरी कंपनीज के नाम हमें बताएं, सारी की सारी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के नाम बताएं जिनके साथ आपकी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। लिस्ट ले लें रिलेटेड पार्टी की, और आप जो है इंटरनल कंट्रोल्स चेक करें रिलेटेड पार्टी के ऊपर क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको अदर एक्सपेंस में बुक कर देते हैं। आप ऐसे करते हैं अदर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, किसी को कुछ नहीं पता कि ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, ठीक है। आपके कंट्रोल्स कैसे हैं और क्या आप उस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं, ऑथराइज करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं, किसी CEO CFO को बताते हैं, इलम में लाते हैं बात, या ऐसे ही उठा के एंट्री डाल देते हैं और पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने देखनी है। अप्रूवल ऑब्वियसली डायरेक्टर्स का अप्रूवल होता है। जो लोग बैठ के, अगर 5 बंदे हैं ना वो मिलकर कंपनी चला रहे हैं, तो वही बैठ के 5 फैसला करेंगे कि जनाब इस बंदे को इस फेवरेबल टर्म्स के ऊपर 100 की चीज़ 50 के ऊपर देनी है कि नहीं देनी, सही है। अच्छा आगे रिलेटेड पार्टी के बारे में और वो क्या कहता है। अच्छा आओ बताते हैं रिलेटेड पार्टी पे क्या प्रोसीजर अप्लाई करने, ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी बुक में लिखे हुए हैं। वो कहता है वर्किंग पेपर पिछले साल के देखो, पिछले साल के ऑडिट की फाइल देखो, उसमें देखो कि पिछले रिलेटेड पार्टी के नाम क्या क्या थे। आप वो जाके मैनेजमेंट के पास लेके जाओ, उनसे कहो कि जनाब इन नाम में कोई इजाफा या कोई डिलीशन तो नहीं हुई, तो आप हमें अपडेटेड लिस्ट दे दें।
आप कंपनी के प्रोसीजर्स चेक करो कि कंपनी कैसे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करती है, क्या वो अलग से आपको नाम दे देती है या नहीं देती, या अदर एक्सपेंस वाली हरकत ही करती है। अच्छा, वो कहता है कि आप इंक्वायर करो, आपने अगर सारी बातें नहीं बताई हुई मैनेजमेंट ने आपको, तो इंक्वायर करो अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन डायरेक्टर एंड अदर एंटिटीज़। आपको नहीं बताया हुआ उसने कि फलां कंपनी मेरी एसोसिएटेड कंपनी है, तो आप जाके पूछ लो। वो ये कह रहे हैं प्रोसीजर अप्लाई करते हुए कि जनाब कौन कौन सी आपकी एसोसिएटेड कंपनीज है, कौन कौन सी सब्सिडरी कंपनीज है। और शेयर होल्डर के रिकॉर्ड, मेजर शेयर होल्डर जो होते हैं ना वही डायरेक्टर होते हैं। तो जाके आप शेयर होल्डर स्ट्रक्चर देख लो कंपनी का, उसमें आ रहा है इसके पास इतने शेयर है, इसके पास इतने शेयर। तो हम कहें यार ये बंदे इसके पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं, क्या आपने इसका नाम रिलेटेड पार्टी की लिस्ट में लिखा है, क्योंकि ये आपका डायरेक्टर भी हो सकता है। तो जाके आप ऑडिट प्रोसीजर ये भी अप्लाई करें। आप मिनट्स ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग भी देखें कि जनाब बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड कौन कौन कर रहा है। अच्छा 7 बंदे डायरेक्टर हैं, 7 के 7 बंदे अटेंड कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी में तो आपने 6 बंदों का नाम लिखा, 7वां बंदा किधर है। रिलेटेड पार्टी मिनट्स ऑफ मीटिंग से भी चेक हो जाएंगे। अच्छा, और किसी और ऑडिट फर्म से आप, एक कंपनी जो है ना वो टैक्स का काम किसी और फर्म से कराती है और ऑडिट का काम किसी और फर्म से कराते हैं, हम उस फर्म से पूछ लेंगे जनाब उनके रिलेटेड पार्टियों के नाम बताएं, क्योंकि मैनेजमेंट पे हम बिलीफ नहीं कर रहे, हमें एक सेकंड ओपिनियन भी चाहिए। ठीक है। और अगर इस कंपनी का ऑडिट आपने पहली दफ़ा कर रहे हैं, पिछली दफ़ा किसी और ऑडिटर ने किया, तो उस पिछले ऑडिटर से भी पूछ लें। तो ये प्रोसीजर्स हैं जो बुक में लिखा हुआ है। और आपने रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कंपनी से। क्या लेनी है कि ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर डिस्क्लोज टू यू। ठीक है, ये बात आपने लिखवा के आनी है मैनेजमेंट से। और आपने ये मैटर्स जो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस है ये स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके देने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोज कर दिए, आपने जाके ये बात कंपनी को बतानी भी है कि जनाब आपके डायरेक्टर्स के साथ ये ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, क्या आपके इल्म में है, आप इसको अप्रूव करते हैं। वो कहेंगे करते हैं, तो हम चुप हो जाएंगे। और साथ में क्या करेंगे कि ऑडिट मैटर बनाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी हमारी इस बात के ऊपर, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट रिस्क वाली ट्रांजैक्शंस हैं। और रिलेटेड पार्टी हमेशा इममटेरियल होती है ट्रांजैक्शंस। सही कह रहा हूँ मैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हमेशा मटेरियल ट्रांजैक्शन होती हैं, कभी भी मटेरियल इममटेरियल नहीं देखना हमने। ये बात हमेशा याद रखें और हमेशा इसको डिस्क्लोज करना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद नहीं चाहिए रिलेटेड पार्टी के बारे में। चलें जी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन देखें। इसका क्वेश्चन में क्या कहता है, वो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है योर ऑडिट क्लाइंट हैज़ प्रोवाइडेड यू ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन लेटर। चलें जी इस क्वेश्चन के बाद फिर हम क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि जी नो मैनेजमेंट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। हमने एक कंपनी से ना, उसने हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी, जो हमने लेनी है वो हमें प्रोवाइड की हुई है क्वेश्चन के अंदर कि जनाब कंपनी कह रही है कि नो मैनेजमेंट एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। और वो नीचे कहती है ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आइडेंटिटीज ऑफ दोज पार्टीज हैव डिस्क्लोज टू यू। तो फिर डिस्क्लोजर भी दे दिया, उसने ये भी बता दिया कि नो मैनेजमेंट एम्प्लॉई। तो किसी मैनेजमेंट एम्प्लॉई से पूछना है, सबसे पूछना है। मैनेजमेंट आप हो, आप सबके बिहाफ पे बता रहे हो कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, तो सिर्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉई से पूछना, ये पहली गलती। और ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज कर दी हैं और दीज हैव बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद IFRS। उसके बाद वो कहता है ऑल द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड आर इममटेरियल। इंडिविजुअली कलेक्टिवली देखना होता है भाई कि सारी मिला के मटीरियल है इममटेरियल है, एंड देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो रिलेटेड पार्टी को कैसे डील करें, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेटर में से ही कुछ मामलात निकालने पड़ेंगे। आंसर मतलब देखो इसने रिक्वायरमेंट क्या पूछी है, पहले तो ये पूछते हैं ना, वो कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज द अबव रिप्रेजेंटेशंस। तो क्या कहें जी, वो सबसे पहले कहता है सिर्फ मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज से रिप्रेजेंटेशन लेना इस रिप्रेजेंटेशन लेटर के स्कोप को बड़ा लिमिटेड कर देता है। आपने सारे के सारे जो कंपनी है उसके बिहाफ पे बताना है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है और सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने डिस्क्लोज कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका सोल्यूशन भी बताएंगे हम कि जनाब रिप्रेजेंटेशन शुड टेक फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ
द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। अच्छा आगे वो कहता है कि जनाब आप ये बात कर रहे हो, आप तो एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि जनाब कोई फ्रॉड है ही नहीं, तो फिर क्या लिखें? आप पता है आपको कि जब आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे होते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं देते, दो तरह की एश्योरेंस दे रहे होते हैं, एक लिमिटेड एश्योरेंस किसमें, रिव्यू एंगेजमेंट में, और रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट में देते हैं हम। तो क्या आप बड़ी कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिखोगे कि नो फ्रॉड ऑकर्ड, क्योंकि एक डिटेक्शन रिस्क भी होता है, पता है आपको ऑडिट के अंदर डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क ये होता है कि जनाब हमने सैम्पल बेस पे ऑडिट किया है, तो हो सकता है हमसे कोई गलती फाइंड आउट करने में मसला हो गया हो, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं तो मैनेजमेंट कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है कि कोई फ्रॉड है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे वर्ड आपने लिखा है कि जनाब कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है, आपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिखा हुआ नो फ्रॉड हैज अकर्ड, आपको ये लिखना चाहिए था कि नो फ्रॉड्स हैड कम टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे वो वर्ड यूज करता है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस बिलीव, याद है वो वर्ड लिमिटेड एश्योरेंस में? हाँ जी, लिमिटेड या रीजनेबल हो जाएगी ना, नथिंग हैज कम टू अटेंशन, मतलब आप इतना श्योर कैसे हो कि फ्रॉड है ही नहीं है, थोड़ी सी उस बात कर रहा हो ना। देखिए ये ऑडिट ओपिनियन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर है, वो वैसे कह रहा है वर्ड चेंज कर लो, ठीक है, वो वैसे कह रहा है वर्ड चेंज कर लो कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन के जनाब फ्रॉड है, ठीक है, जरा एक रिस्क का फैक्टर बीच में लाजमी रखें आप, वो ये कहना चाह रहे हैं, कुछ गलती भी हो सकती है। अच्छा आगे देखो कितनी बड़ी बात है जो हमने पढ़ी नहीं, क्या सिर्फ क्या कह रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आइडेंटिटी ऑफ दोज रिलेटेड पार्टीज आर डिस्क्लोज्ड, वो कहता है सिर्फ वो रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज नहीं करनी जिनके साथ ट्रांजैक्शन की हैं, हो सकता है पिछली दफ़ा 10 रिलेटेड पार्टीज आपने डिस्क्लोज की हों, आज इस साल उनमें से सिर्फ 5 के साथ ट्रांजैक्शन हुई हैं और 5 का नाम ही आपने नहीं हमें बताया, तो वो कहता है आपने यहाँ पे गलती किया, आपने ये कहना चाहिए था आपको कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज आपको डिस्क्लोज कर दी गई हैं, सिर्फ वो नहीं जिनके साथ ट्रांजैक्शन हुई हैं, सारी की सारी बता दी हैं उन्होंने हमें, तो ये थोड़ी सी बात ढूंढने वाली थी बीच में। तो वो क्या कहता है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप, हाउएवर in the above statement management has only given the representation of those related parties with which transaction have been made. In fact, representation should be obtained for all the related party relationship, irrespective of the fact that whether transaction has been made or not. Similarly, disclosure भी सबका देना है, लिस्ट में बेशक ट्रांजैक्शन उनके साथ हुई है या नहीं हुई, सबका डिस्क्लोजर देना है, सारी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट को शो करना है। ये मैं आपको सिर्फ रिलेटेड पार्टी थोड़ा सा रिवाइज कराया इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, कल हमें कोई और क्वेश्चन आएगा ना रिलेटेड पार्टी का, तो फिर हम हो सकता है स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और रिवाइज करें, फिर ये मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन था, लेकिन कुछ ना कुछ बातें तो हम इसमें से निकाल ही पाते हैं मेरे ख्याल से। मटेरियलिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, देखो यहाँ पे वो वाली बात, वो कह रहा है वो इंडिविजुअली इमटेरियल है तो निकाल दो, हमने कहा कि जनाब इंडिविजुअली नहीं, एग्रीगेट बेसिस पे देखो कि वो मटेरियल है कि नहीं है। इफ एग्रीगेट अनकरेक्टेड एडजस्टमेंट्स आर इमटेरियल, रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगेन देखें, यहाँ पे कौन सा जी क्वेश्चन 6 और ये 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से ये 3 बातें लिख दें ना, ये वाली 3 बातें और थोड़ी सी वर्ड्स चेंज में, तो आपको 4-5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन नीचे वाली बात, जो दरमियान वाली बात है ना, सारी ट्रांजैक्शंस वाली बात, ये थोड़ी सी आपको रूहानियत पे ले जाती है कि अंदर जाके आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर पता हो ये वाली बात, लेकिन पहली वाली बात तो पता है ना आपको, पहली और दूसरी और मिसस्टेटमेंट वाली बात भी पता है, और इसको थोड़ा लिखना आना चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे, अगले 10 पेपर से हम करेंगे ना उसमें, तो थोड़ा सा ये ऑफ ट्रैक क्वेश्चन था। लेकिन अगेन देखो, अभी हमारा रिस्क क्वेश्चन इसमें से रहता है और एथिक्स वाला क्वेश्चन रहता है, अभी तक देखें तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है जितने हम सोच रहे हैं, बस आंसर करना हमें आना चाहिए। अब ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, अगर हम 10 क्वेश्चन इसके करें ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रिस्क वाले में नंबर लेना सबसे आसान होता है ऑडिट रिस्क वाले में, और फाइनल वाले जो रिपोर्ट वाला ना उसमें ऊपर देखो सबसे क्वेश्चन 1, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन 1 को,
IT कंट्रोल्स और वेजेस सैलरीज के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये तो बहुत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है मिस, क्या ख्याल है? ये तो बुक में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है, बुक में लिखा हुआ है इसका आंसर। तो हम जो है ना कल क्वेश्चन 2 करेंगे, पहले ऑडिट रिस्क थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है, इनहेरिट रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है और कंट्रोल रिस्क क्या होता है, फिर असर्शंस कौन कौन सी हैं, फिर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको रिस्क कौन कौन से हैं, ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन 2 आपको, और ताकि आपको वर्डिंग पता चले। इसके अलावा एथिक्स वाले क्वेश्चन जो है ना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, लेकिन वैसे नॉर्मली बड़ा स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन होता है एथिक्स का। तो यहाँ पे कोई 1, 10, 15 नंबर का पेपर ऑडिट में ऐसा होता है जो मुश्किल होता है, बाकी 85 बड़ा सिंपल होता है। तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी थोड़ा सा 4 नंबर का नंबर लेना मुश्किल थे, और एक वो एथिक्स वाले में थोड़ा नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन इकट्ठा ही पूछा था उसमें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, और कोई सवाल? फिर हम कल 6 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।